फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रॉन भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आज मुंबई में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन के बीच बैठक होगी। रिपोर्ट देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रॉन भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी और एमैनुअल मैक्रॉन के बीच मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय बैठक होगी। इस दौरान दोनों नेता होराइजन 2047 रोड मैप के तहत रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। तो वहीं भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ रुपए में 114 राफेल फाइटर जेट खरीद को मंजूरी दी है, जिस पर मैक्रॉन की मौजूदगी में हस्ताक्षर हो सकता है। दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज दूसरा दिन है। आज पहले इंडिया एआई फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज दूसरा दिन है। आज पहले इंडिया एआई फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कुतुब मीनार में होगा। ये इवेंट भारत के क्रिएटिव और टेक्नोलॉजी लैंडस्केप के लिए एक अहम कदम साबित होगा। एआई फिल्म फेस्टिवल में 500 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स, इन्वेस्टर, पॉलिसी मेकर्स और कल्चरल पायनियर शामिल होंगे। इवेंट में कई बड़े और खास स्पीकर्स भी हिस्सा लेंगे। इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद ग्लोबल एआई इनोवेशन को भारतीय कल्चरल ट्रेडिशन के साथ मिलाना है। पीएम मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। दिल्ली में हो रहे सम्मेलन में कई देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट एक्सपो का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे एक्सपो में 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। 20 फरवरी तक होने वाले समारोह में इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। एक्सपो में ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, तजाकिस्तान और अफ्रीका के पवेलियन बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देश भर के कोऑपरेटिव मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में कोऑपरेटिव सेक्टर में मुख्य सुधारों और विस्तार योजनाओं की समीक्षा के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कोऑपरेटिव मंत्रियों की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें देश भर में 2 लाख नई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय गृह और कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह मंथन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कोऑपरेटिव चीनी मिलों की फाइनेंशियली वायबिलिटी को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा होगी। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा का घेराव कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। आज वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय व्यय पर चर्चा होगी। बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू हुआ था, जो 20 फरवरी तक चलेगा। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। आज 7वें दिन भी सदन में बजट प्रस्तावों और अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा जारी रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आज कांग्रेस पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की अहम बैठक बुलाई है। दरअसल एनसीपी मर्जर की चर्चा और टीपू सुल्तान विवाद के बीच ये बैठक हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आज कांग्रेस पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की अहम बैठक बुलाई है। दरअसल एनसीपी मर्जर की चर्चा और टीपू सुल्तान विवाद के बीच ये बैठक हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल कांग्रेस पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में बैठक करेंगे। बैठक में बीएमसी चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा होगी। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई थी। वहीं बीजेपी ने 44 साल बाद बीएमसी पर कब्जा किया और रितु तावड़े बीएमसी की मेयर बनी। कर्नाटक कैबिनेट की मंत्री प्रियंका खरगे ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को शैतान जबकि बीजेपी को उसका सहाय बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और मंत्री प्रियांक के बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें साये से लड़ना बंद कर शैतान से लड़ना चाहिए। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को शैतान जबकि बीजेपी को उसका साया करार दिया।
इस दौरान खड़गे ने भागवत के 3 बच्चों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खुद तो शादी नहीं कर रहे हैं और दूसरों को गुमराह करने का काम करते हैं। खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए उनकी आय के स्रोत पर सवाल उठाया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 17 फरवरी तक अपने निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव लगातार बना हुआ है। इसी बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को सख्त निर्देश दिए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने पिछले साल बूथ लेवल ऑफिसर्स का सालाना मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया था। इसके साथ ही बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक ये बढ़ी हुई रकम जारी नहीं की। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों टीपू सुल्तान के इर्द गिर्द ही घूम रही है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना ने टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी तंज किया गया। मालेगांव महानगर पालिका के डिप्टी मेयर के दफ्तर से शुरू हुआ विवाद पूरे महाराष्ट्र में फैल गया है। टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुए इस विवाद के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने उनकी तुलना शिवाजी महाराज से कर विवाद को और गर्मा दिया। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि औरंगजेब और अफजल खान की तरह मैसूर के टीपू सुल्तान को फिर से कब्र से बाहर निकाला जा रहा है। सामना में बीजेपी पर इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग देने का आरोप भी लगाया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट के रनवे के विकास के लिए 43 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट के रनवे के विकास के लिए लगभग 43 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। ये कदम जिले वासियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, जो वर्षों से यहाँ नियमित विमान सेवा शुरू होने की राह देख रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि रनवे का ये कार्य पूरा होते ही एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। लंबे समय से उपेक्षित पड़े इस हवाई पट्टी को अब आधुनिक मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा, ताकि विमान की सुरक्षा, लैंडिंग और टेक ऑफ सुनिश्चित हो सके। बिहार के नवादा से पुलिस ने 378 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है और एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बिहार के उत्पाद विभाग की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पर पचगामा के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए 378 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। इस दौरान एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। शराब एक वाहन में बने गुप्त तहखाने में छिपाकर लाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। जैसे ही संदिग्ध वाहन पहुंचा, उसे रोककर तलाशी ली गई। चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बोकारो निवासी विश्वकर्मा पंडित के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1000 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त की है। श्रावस्ती में गांव के बाहर बने एक घर पर धावा बोलकर कुछ लुटेरे एक अधेड़ की हत्या करके फरार हो गए। यूपी के श्रावस्ती जनपद के थाना हरदत्त नगर गिनंट क्षेत्र के भजोरे पुरवा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। गांव के बाहर बने एक सूने घर को लुटेरों ने निशाना बनाया और सोना चांदी और कई कीमती सामान ले उड़े। इस दौरान शोर मचाने पर लुटेरे ने 50 साल के शख्स की जान ले ली। लुटेरे ने धारदार हथियार से अधेड़ शख्स की हत्या कर दी। बताया जाता है कि बाकी परिवार वालों ने छिपकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। पुलिस ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही इस वारदात का खुलासा किया जाएगा। धमतरी में इलाज न मिलने से एक घायल युवक की मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ धमतरी में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक को सही समय पर इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में घायल युवक को बुराई सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां ना डॉक्टर थे, ना ही कोई मेडिकल स्टाफ। गुस्साए ग्रामीणों ने घटुला मार्ग स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और अस्पताल के बाहर भी धरना दिया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाया। मृतक युवक अनिल विश्वकर्मा खिलौली का रहने वाला था। ग्रामीणों का कहना है, अगर समय पर इलाज मिलता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। शहडोल में एक परिवार ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने डॉक्टर बनकर करीब 1.5 लाख रुपए ठग लिए। एमपी के शहडोल जिले में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया।
बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर का नंबर गूगल पर सर्च करना एक परिवार को भारी पड़ गया। ठगों ने डॉक्टर बनकर बात की और एक ऐप डाउनलोड कराकर शिक्षक की पत्नी से 1,59,000 रुपए ठग लिए। ब्योहारी निवासी शिक्षक शिवेश कुमार सिंह के बेटे का इलाज नागपुर में चल रहा है। अपॉइंटमेंट के लिए उनकी पत्नी आरती सिंह ने गूगल पर नंबर सर्च किया, जो साइबर ठगों के पास पहुंच गया। ठगों ने ऐप डाउनलोड कराकर खाते से 3 बार में कुल 1,59,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। साइबर सेल जांच कर रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 21 साल पुराने हत्या के मामले में फरार चल रही आरोपी दंपति को बिहार से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 21 साल पुराने हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी दंपति को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सिकंदर उर्फ सुखवा और उसकी पत्नी मंजू के रूप में हुई है। बता दें कि 2004 में नांगलोई इलाके में 14 साल की नाबालिग लड़की की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। लोकल इनपुट की मदद से दोनों आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जहां पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि पैसों के विवाद और कथित धोखे के कारण उसने मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी। तारिक रहमान आज बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जिससे 20 साल बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी होगी। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसमें शामिल होंगे। बांग्लादेश के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद तारिक रहमान आज देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही 20 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सत्ता में वापसी हो जाएगी। पहली बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे 60 वर्षीय रहमान पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। छात्र आंदोलन के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की अगुवाई वाली आगामी लीग सरकार के अपदस्थ होने के बाद पहला आम चुनाव कराया गया था, जिसमें बीएनपी को 2/3 सीटों पर जीत मिली। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर दूसरे दौर की बातचीत आज जिनेवा में होगी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची वार्ता के लिए पहुंचे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे तनाव के बीच आज जिनेवा में दूसरे दौर की अहम बातचीत होने जा रही है। इस वार्ता से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कूटनीतिक और विशेषज्ञ प्रतिनिधि मंडल के साथ जिनेवा पहुंच चुके हैं। इस बैठक को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ता दिख रहा है। तेहरान के अनुसार ये वार्ता ओमान की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष रूप से आयोजित की जा रही है।